नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। द इंडियन पोस्ट में आज मैं एक पुराने कार्यक्रम सिंपली सियासत के साथ हाजिर हूं आपके सामने। कोरोना काल में जब पूरा देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है, उससे लड़ रहा है, अस्पतालों में अव्यवस्था से लड़ रहा है, सरकार की नीतियों से लड़ रहा है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं उससे लड़ रहा है, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं उसके खिलाफ मुहिम चल रही है, राजनीति भी चल रही है। ऐसे में एक राजनीतिक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है देसी मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, और वो सवाल है कि ब्रांड मोदी का क्या होगा। अगर देखा जाए तो पिछले 5-7 सालों में जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शासन कर रहे हैं, ये पहला मौका है जब ब्रांड मोदी को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रांड मोदी को लेकर एक सवाल पूरे देश में पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तूती बोलती थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरह तरह की कहानियां, उनके सक्सेस स्टोरी चलती थी, आज वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन को लेकर भारत में कोरोना की स्थिति जो बेकाबू होती जा रही है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में ये भारत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल आज की तारीख में है कि ब्रांड मोदी का क्या होगा। क्या ब्रांड मोदी फिर से वापस आ पाएगा, या ब्रांड मोदी को ये जो झटका लगा है ये 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा झटका साबित होगी, या सब कुछ संभल जाएगा, इसी पर हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस विषय पर अपनी बात शुरू करूं, मैं अपने नए दर्शकों से जो इस वीडियो के साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप बेल आइकन दबा दीजिए, और हाँ, इससे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मामूली प्रधानमंत्री नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। उनकी लोकप्रियता का पैमाना हर बार जब आंका गया है पिछले 4-5 सालों में, तब ये कहा गया है कि वो भारत के सर्वमान्य नेताओं में से हैं और सबसे बड़े नेताओं में हैं। नंबर 1 पे जब वो होते हैं तो नंबर 2 पे जो लोग आते हैं उनके और नंबर 1 के बीच में एक बड़ा गैप हमेशा रहा है, पिछले 4-5 सालों में रहा है। और ये नरेंद्र मोदी की ये ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले और 2014 के बाद लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ब्रांड मोदी एक इमेज है प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता की, और इस प्रधानमंत्री के, इस नरेंद्र मोदी के इस ब्रांड इमेज को ये झटका लगा है, और अब तक का शायद सबसे बड़ा झटका लगा है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में दुनिया के तमाम देश में जो चलने वाले अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भारत के बारे में जब खबरें छपती हैं तो साथ में ये भी खबर चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोरोना को समाप्त मान रहे थे, उनके देश में कोरोना ने दूसरे लहर में एक ज़बरदस्त तहलका मचाया है और उसको काबू कर पाने में वो नाकाम रहे हैं। और इन नाकामियों के साथ कई और चीज़ें जुड़ गई हैं, कोई और बातें जुड़ गई हैं, और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे सीधे आलोचना हो रही है पूरी दुनिया में और भारत की मीडिया में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पिछले 5-6 सालों में काम करने के अलावा अपनी छवि को लेकर एक बेहद सधी हुई रणनीति अपनाई, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम मुल्कों में उनकी एक छवि भारत के ऐसे नेता के रूप में स्थापित हुई है जो अपने देश में बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ मजबूती से कर रहा है, और पिछली सरकार के फैसलों को पलटने में जरा भी देरी नहीं करता है, और जब वो चाहता है और जो वो चाहता है वो फैसले करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। और भारत में एक बड़े बहुसंख्यक समुदाय के जो अरमान हैं, जो उनकी कल्पनाएं हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उसके लिए मजबूती के साथ खड़ा रहता है। एक ऐसी इमेज नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दुनिया के मुल्कों में कायम की है। अमेरिका
ब्रिटेन और तमाम देशों में जहां वो पिछले कई सालों में लगातार घूमते रहे। और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग आधी दुनिया का दौरा कर लिया है और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छवि बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब मैं चर्चा करूंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की छवि गढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले और 2014 के बाद के प्रयास किए और एक बहुत बड़ी ब्रांड इमेज क्रिएट हुई, ब्रांड मोदी। और मैं उसी ब्रांड मोदी के जो झटका लगा है, करारा झटका लगा है, उस पर चर्चा करूंगा। मैं कोई अपनी आखिरी राय नहीं दूंगा। मुझे मालूम है कि मैं या भारत का कोई भी पत्रकार नरेंद्र मोदी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनता का है और जनता ही फैसला करेगी कि उनकी लोकप्रियता में क्या गिरावट आई है या कहाँ पे वो लोकप्रियता में आज खड़े हैं। क्योंकि अब जब ये संकट गुजर जाएगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को कितनी ठेस लगी है, कितनी उनको चोट लगी है, क्या वो छवि आगे बरकरार रख पाएगी, इसको लेकर चर्चा होगी, इसको लेकर बातें होगी, इसको लेकर तमाम तरह के तमाम प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर तरह तरह की बहस होने की गुंजाइश बन गई है। और अब मैं बात करूंगा उस नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जिसको 2002 में गुजरात दंगों के बाद बहुत सारे देशों ने अपने देश के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए थे और वहां से कहानी शुरू होती है। और उसके बाद 2014 का जब वक्त आता है, 2014 के जब चुनाव करीब आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग एक साल पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ब्रांड प्रधानमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे पेश करने के लिए कितनी बड़ी तैयारी की और उसके बाद उनको कितने जोश व खरोश के साथ देश के सामने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पेश किया गया तो उन्हें विकास पुरुष के रूप में पेश किया गया, उनकी विराट छवि को पेश किया गया, देश के बेरोजगारों के रहनुमा के तौर पे पेश किया गया जो हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दे सकता है। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश किया गया जिसमें करोड़ों हिंदू अरमानों को पूरा करने का सच्चा साहस है। उन्हें बनारस में पहुंचाकर गंगा माँ का बेटा के तौर पर पेश किया गया। तो ये ब्रांड इमेज क्रिएट की गई नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। और मैं बात कर रहा हूं उसी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जिसकी इमेज को फिलहाल करारा झटका लगा है, जिसको लेकर पूरे देश में एक बहस चल रही है। पूरे देश में एक उनकी पार्टी के भीतर भी कुछ तरह की खुसखुसाहट, कुछ तरह की जो खलबली कह सकते हैं वो मची हुई है। हालांकि अभी तक कोई मुखर होकर उनके खिलाफ नहीं आया है, लेकिन उनके मुख्यमंत्रियों को जो अब तक बहुत पसंद किए जाते रहे हैं उनके खिलाफ में आवाज़ें उठने लगी हैं। पार्टी के भीतर ऐसे लोगों के, ऐसे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ में आवाज़ें उठने लगी हैं जो अपना काम भली भांति नहीं कर पाए। कोरोना संकट के दूसरे दौर में जब पूरा देश एक नए तबाही के दौर से गुजर रहा था, नई अस्पतालों में अव्यवस्था से लेकर जो अस्पतालों की जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो लोगों के मरने का सिलसिला जारी है और मरने के बाद भी श्मशानों तक में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो शोषण है, जो तरह तरह की तकलीफ़ें हैं लोगों की, वो अंतहीन सिलसिला जो चला आ रहा है पिछले 15-20 दिनों के अंदर, कम से कम ये जो स्थिति पैदा हुई है इस दौरान कई तरह की खलबली पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, विरोधियों में, मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं हैं और इस ब्रांड इमेज को लेकर एक अलग तरह की, आज की तारीख में एक अलग तरह की छवि है। आपको मालूम होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा रहा था, तब वो गुजरात में 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उन्होंने अपने प्रदेश में विकास के जरिए एक अलग तरह की छवि गढ़ी थी। बावजूद इसके जब उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया तब ये कहा गया, एक करिश्मे की तरह, एक कहानी की तरह इसको लोगों के बीच में ले जाया गया कि एक चाय वाला आपका प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और देश में लोकतंत्र की ये पहली बड़ी जीत होगी। तो इस तरह के आप देखा जाए तो एक कैसे एक कहानी गढ़ी गई, एक छवि गढ़ी गई, एक कहानी बनाया गया, एक बड़ा एक ऐसा बिंब गढ़ा गया जिसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और आपको मालूम होगा कि जब प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ली थी तब प्रधानमंत्री ने उसके बाद दूसरे दौर की जो उनकी जो छवि हो सकती थी, दुनिया में जो छवि बनाई जा सकती थी, उसके लिए उन्होंने किस तरह का
काम किया था, किस तरह से जो दुनिया भर के जो खास तौर पे जो सार्क देशों के जो नेता थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको आमंत्रित किया गया और इतने बड़े समारोह में, इतने भव्य समारोह में, एक खुले आसमान के नीचे जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही छवि गढ़ी जा रही थी पूरे देश में, जैसे देश को एक बहुप्रतीक्षित नेता मिल गया है और अब देश का उद्धार होने वाला है। तो वैसे समय से निकलकर आज 6 साल 7 साल बाद जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, तब बात कर रहे हैं कि उनकी छवि को करारा झटका लगा है, तगड़ा झटका लगा है। और क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस झटके से उबरकर 2024 में कोई करिश्मा दिखा पाएंगे? हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2024 में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी कामयाबी का किस्सा, उनकी कामयाबी, उनकी नाकामयाबी, उनकी सफलता, उनकी तमाम विफलता 2024 के चुनावों को प्रभावित करेगी, पार्टी की उम्मीदों पर बहुत असर डालेगी। और इस लिहाज से भी उस जगह, उस समय नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर एक जरूर चिंता भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं में रहेगी। तो अब आइए बात करते हैं कि ये झटका क्यों लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बड़ा झटका साबित क्यों हुआ। दरअसल ये कोइंसिडेंस है कि जब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए, उसी समय देश में कोरोना के दूसरे दौर का कहर बरपने लगा। कई राज्यों में स्थिति इतनी विकट हो गई कि वहाँ पर लोगों को जब समस्याएं होने लगी, जब अस्पतालों की ज़रूरत आने लगी, लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी, तब अस्पतालों से ऑक्सीजन गायब था। तब अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे थे, जितने लोग हर रोज़ बीमार हो रहे थे उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही थी। जिनको जगह मिल जा रही थी उनको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा था, उनको ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा था और ये लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। और सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, कई प्रदेशों में जहाँ भी ये कोरोना का कहर तेज़ी से बढ़ा, वहाँ पर ये लोगों को दिक्कतें बढ़ने लगी। और उसके बाद ऐसी तस्वीरें देश के सामने आई जिससे देश का कह सकते हैं कि एकदम से आक्रामक और आक्रोश का विस्फोट होने लगा। और इन सब का असर भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो शासित प्रदेश थे वहाँ पे इसका असर रहा और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना होने लगी। हालांकि ये समस्याएं दिल्ली तक में थी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी समस्याएं थी। और बाकी प्रदेशों में भी थी जहां पे नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में और तमाम प्रदेशों से निकलकर ऐसी तस्वीरें आने लगी जिसमें लोगों की जान को सरकार और सत्ता बचा नहीं पा रही थी। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी इस तरह की स्थितियों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। हालांकि ये आवाज़ जो बुलंद की गई आमतौर पे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ थी, लेकिन एक ऐसा माहौल जरूर बना जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी तक इसकी आंच पहुंची। कोरोना संक्रमण के काबू करने को लेकर देश और प्रदेश की ये नाकामयाबी के साथ साथ चुनाव कराए जाने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम तरह का जो सिस्टम था उस पर इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए कि ये चुनाव कराकर या महाकुंभ के आयोजन को अनुमति देकर सरकार ने ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया, ऐसी परिस्थिति को आने देने में सहयोग किया। और उसके पहले प्रधानमंत्री और उनकी तमाम टीम पर, प्रधानमंत्री और उनके तमाम सिस्टम पर इस तरह के आरोप भी लगने शुरू हो गए कि उन्होंने कोरोना के दूसरे लहर को लेकर किसी तरह की तैयारी नहीं की थी। बल्कि प्रधानमंत्री का ऐसा बयान सामने आया और प्रधानमंत्री का ऐसा बयान दोहराया जाने लगा जिसमें प्रधानमंत्री ने कोरोना को समाप्त मान लिया था। भारत ने कोरोना पर विजय पा ली है, ऐसा प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ऐसी बात कह दी थी और दिसंबर में कह दी थी। और इसीलिए प्रधानमंत्री और उनके टीम की आलोचना हो रही है कि उन्होंने कोरोना के दूसरे लहर के बारे में अनुमान करने में बहुत बड़ी गलती कर दी और उसके लिए किसी तरह की तैयारी नहीं रखी, जिसकी वजह से लोगों की ये हालत हुई, जिसकी वजह से असंख्य संख्या में, अनगिनत संख्या में लोग मारे गए और बड़े कष्ट के दिन भारत ने
व्यतीत किए। इस वक्त जो स्थिति है भारत में, अभी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं पैदा हुई है। अभी भी ऑक्सीजन को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, बावजूद इसके लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। लोगों को अस्पतालों में बदइंतजामी का सामना करना अभी भी पड़ रहा है। लोगों को अभी भी श्मशानों पर बदइंतजामी का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही है। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो उससे पूरा देश हिला हुआ है, उससे पूरा सिस्टम हिला हुआ है, उससे एक व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश था वो सामने दिखाई दे रहा है, उससे जो विपक्षी दलों में खलबली थी वो दिखाई दे रही है, और उससे जो सत्ताधारी दलों की जो छटपटाहट है, जो उनकी गलतियां हैं, उसकी वजह से उनके अंदर जो एक कह सकते हैं आत्मविश्वास की कमी वो दिखाई दे रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी और ब्रांड मोदी, जिसको इतना बड़ा झटका लगा है, वो इस झटके से उबर पाएगा। क्योंकि भारत में आने वाले समय में जो ब्रांड मोदी की वजह से जो राज्यों में कामयाबी मिल रही थी, हालांकि पश्चिम बंगाल ही नहीं, कई राज्यों में ब्रांड मोदी की अगर देखा जाए तो वहाँ उनकी परीक्षा हुई, वहाँ उनको नाकामयाबी मिली। केवल पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के ब्रांड इमेज को झटका नहीं लगा, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के इतने दौरे के बावजूद, इतनी रैलियों के बावजूद ममता बनर्जी ने अच्छी खासी जीत हासिल की। और भारतीय जनता पार्टी को ठीक है उनकी सीटें बढ़ गई, लेकिन वो कामयाबी वो हासिल नहीं कर पाए जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, या जिसका वो एक दिखावा कर रहे थे कि उनको वहाँ पर उस तरह की कामयाबी मिलने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री कई मंचों से, कई रैलियों के मंचों से ये लगातार कहते हुए दिखाई दिए कि अगली बार उन्हीं की सरकार आ रही है और ममता दीदी अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगी। तो आप जब ऐसा आकलन करते हैं तो उसके बाद आप दावा नहीं कर सकते कि पश्चिम बंगाल में आप सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे थे, और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा ख्वाब नहीं दिखा रही थी लोगों को कि अब वही वहाँ का कर्णधार है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने जा रही है और ममता बनर्जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगी। तो ये जो अब नैरेटिव लिया जा रहा है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से 3 सीटों वाली भाजपा आज 75 सीटों वाली भाजपा हो गई है, तो हमारी कामयाबी है। ये बात और है कि प्रधानमंत्री ने और भी कई प्रदेशों में प्रचार किए और वहाँ पे उनको कामयाबी नहीं मिली। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में भी प्रचार किया था, वहाँ उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। हालांकि बाद में जोड़ तोड़ करके आज मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। राजस्थान में आज प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, वहाँ उनकी सरकार नहीं बन पाई। गुजरात में आपको याद होगा 2019 से पहले कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। 2019 के आम चुनाव से पहले क्या स्थिति थी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल से वहाँ पे जीत हासिल कर पाई। कितना कठिन था वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। झारखंड में तमाम तरह की कोशिशों के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई। तो पश्चिम बंगाल का झटका इतना बड़ा झटका नहीं था वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर को असेसमेंट करने में नेतृत्व की क्षमता का जिस तरीके से आकलन किया जाए, और उसके न केवल आकलन बल्कि जो इसको लेकर तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी कहीं दिखाई नहीं दी थी। क्योंकि सरकार का ये मत था कि कोरोना का असर अब भारत से ख़त्म हो गया है, और इतनी लापरवाही हुई कि भारत सरकार ने महाकुंभ जैसे आयोजन की अनुमति दी, और महाकुंभ और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों का कराया जाना, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का कराया जाना, जिसमें गांव-गांव में इतनी अव्यवस्था फैली, इतने तरह से जो चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सका। हालांकि कहा गया था कि जब कोरोना काल में चुनाव होंगे तो तमाम तरह के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, लेकिन सरकारी तमाम दावों के विपरीत देखा गया कि किस तरह से अव्यवस्था फैली, किस तरीके से इसको लेकर चुनाव आयोग भी निशाने पर रहा। अदालतों में तमाम तरह की चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणियां की गई, सरकार को लेकर भी कड़े सवाल उठाए गए अदालतों में, और उसके बाद जो एक सिलसिला चल पड़ा तमाम दुनिया के मुल्कों में, जो भारत ने जो जिस तरीके से कोरोना 2 का जिस तरीके से टैकल किया, जिस तरीके से उसको हैंडल किया, और उसमें जो लापरवाही हुई, उसमें जो लोगों की जाने गई, उसकी वजह से ब्रांड मोदी इमेज को एक गहरा झटका लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आत्मचिंतन की मुद्रा में है,
आत्मचिंतन के बाद वो किस तरीके से सामने आते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिविटी प्लान बनाया गया है जिसमें सरकार की इमेज और प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को फिर से रीबिल्ड करने के लिए कोशिशें होंगी। और ये सही है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक नेता नहीं रहा है। उनके पैरेलल किसी व्यक्ति को खड़ा होने में और खड़ा हो जाने तक एक हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से एक विपक्ष को इस वक्त जो अवसर मिला है उस अवसर का विपक्ष कितना इस्तेमाल कर पाएगी, क्या ऐसे व्यक्तित्व को, क्या ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर आएगी जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, जो नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर दे सके। ऐसे चेहरे के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ऐसा कोई चेहरा ला पाएगी, ये अभी एक सवाल है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ब्रांड मोदी के झटके के बावजूद क्या विपक्ष इस पूरे माहौल को कैश करने के लिए इतनी सबल और मजबूत राजनीतिक तैयारी कर रहा है। क्योंकि सिर्फ मीडिया में आलोचना करने से या सिर्फ विपक्ष की आलोचना कर देने भर से इस ब्रांड इमेज को झटका तो लग सकता है, इस ब्रांड इमेज को थोड़ी तकलीफ तो हो सकती है और झटके उसको फील हो सकते हैं, लेकिन इस ब्रांड इमेज के साथ उसको ध्वस्त कर देना और दूसरे लोगों को सत्ता में ले आना एक दूसरी बात है। आखिर में ये मैं कह सकता हूँ कि ब्रांड मोदी को ये करारा झटका है, सबसे बड़ा झटका है। 2014 के बाद का सबसे मजबूत शॉक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन क्या इस शॉक से भारतीय जनता पार्टी उबर पाएगी, क्या इसको संभाल लेगी, या विपक्ष कोई मजबूत रणनीति के साथ सामने आएगा और ब्रांड मोदी को उखाड़ फेंकेगा? ये एक भविष्य का सवाल है और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं या देश का कोई भी पत्रकार या दुनिया की कोई मैगजीन, कोई पत्रिका नहीं दे सकती है। इसके लिए सही जवाब आम जनता है और भारत में जनता ही जनार्दन है। जनता ही ये तय करेगी कि ब्रांड मोदी आगे उसके लिए साथ रहेगी या ब्रांड मोदी को वो हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से उतार देते हैं। क्योंकि इस दरमियान कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने अनंत तकलीफें देखी है। इन तकलीफों की वजह से ब्रांड मोदी को भारतीय जनता, भारतीय वोटर हमेशा के लिए दफन कर देगा, या ये ब्रांड मोदी इमेज को भारतीय जनता पार्टी फिर से संभाल लेगी और 2024 में उसे एक बार फिर कामयाबी मिलेगी। ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता था, लेकिन अगर आप मोदी की इमेज को लेकर, मोदी के बारे में या देश के बारे में कोई आपके मन में कोई सवाल हो, कोई आपकी अपनी कोई प्रतिक्रिया हो, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिखें और अपनी बात रखें। और आखिर में चलते चलते मैं एक बार आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली बार जब कोई नया वीडियो बने तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और हाँ, इसको लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो भी आप डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लोकतंत्र में अपनी बात रखना और सभी बातों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।